Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज हम इस साल का जो लास्ट आपका हिंदू एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस है उसको कंप्लीट करेंगे. प्रोबेबली वी आर द ओनली वन जो आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों का आपको साल भर पूरे साल एक नहीं दो न्यूज़पेपर्स का हमने न्यूज एनालिसिस प्रोवाइड करा है और उसी की पहल के अंदर में आज हम आज का लास्ट 31 दिसंबर 2024 का लास्ट आपका न्यूज एनालिसिस करेंगे. आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल रहा हो और जैसे मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूं आपको कि आपके कोई डाउट्स या फीडबैक हो प्लीज प्रोवाइड अस इन द कमेंट बॉक्स. हम नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी से ही ट्राई करेंगे कि आपके जो फीडबैक हैं आपके अगर कोई डाउट्स है इफ यू वांट कि कुछ इंप्रूव कर सकते हैं हम वो इसके अंदर में हम इनकॉर्पोरेट करें. ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का आपका न्यूज एनालिसिस. तो पहले हम हिंदू न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्टार्टेड विथ अ वेरी गुड न्यूज. आपके इसरो ने आपका स्पेसएक्स मिशन करके है उसको अब सक्सेसफुली लॉन्च तो कर दिया है. अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो जनवरी 7 को हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी बिकॉज ये जो मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है जो है डॉकिंग. डॉकिंग क्या होता है बेसिकली, तो पहले डॉकिंग समझ लेते हैं. डॉकिंग इज बेसिकली कि आप स्पेस के अंदर में दो डिफरेंट सैटेलाइट्स या दो लॉन्चेस हैं और उन दोनों स्पेस क्राफ्ट को आप एक दूसरे से अटैच करना चाहते हो. सो फॉर एग्जांपल कि इसका फ्यूचर में जाके आपके लिए क्या होगा, लेट्स से कि हमें मून पे एस्ट्रोनॉट्स भेजने या मून से हमें कोई सैंपल कलेक्ट करके लाना है तो हम यहां पे एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे. उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट उसका मून पे जाएगा सैंपल लेगा या एक पर्टिकुलर उसका लैंडर या रोवर वो बेसिकली आपका वहां पे जाएगा वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा. ये एस्ट्रोनॉट्स वहां जाएंगे और वापस से वो उस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट से रीअटैच करेगा. तो ये जो रीअटैचमेंट का प्रोसेस होता है इसको ही हम डॉकिंग बोलते हैं. विच मींस कि दो पर्टिकुलर आपके स्पेसक्राफ्ट जो अलग अलग हो चुके हैं उन दोनों को वापस जोड़ना दैट इज डॉकिंग और इसी को वापस अलग करना दैट इज रेंडोवा. तो अनडॉकिंग और डॉकिंग का प्रोसेस एंड रेंडोवा विच इज बेसिकली कि आप कैसे पास में आ रहे हो कैसे दूर जा रहे हो आपको ये पर्टिकुलर प्रोसेस हम इसके अंदर में टेस्ट करेंगे. और ये जो पर्टिकुलर लॉन्च है ये सक्सेसफुली हमने कर दिया. रिमेंबर अभी डॉकिंग और अनडॉकिंग को हम सक्सेसफुली कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो हमें जनवरी 7 तक पता पड़ेगा. बट ये जो पर्टिकुलर लॉन्च है ये सक्सेसफुली इसरो ने कर लिया है. ओके अब इसरो का स्पेसएक्स मिशन का फुल फॉर्म क्या है? सो द नेम सजेस्ट स्पेसएक्स स्टैंड्स फॉर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. तो स्पेसएक्स का फुल फॉर्म यही है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. और अभी रिमेंबर ये अभी आपका फाइनलाइज नहीं हुआ है. 7 जनवरी को ये फाइनलाइज होगा. बट अगेन इसको PSLV C60 रॉकेट के ऊपर में हमने सक्सेसफुली लॉन्च करा है. रिमेंबर आपके एग्जाम के लिए क्लैट एलेट में किस रॉकेट से हमने वो पर्टिकुलर मिशन लॉन्च किया था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो PSLV C60 द रॉकेट जिस बेसिस पे हमने स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च करा है. अब इस स्पेसएक्स मिशन के अंदर में हमने क्या क्या लॉन्च करा है? सो अलोंग विथ 24 अदर मॉड्यूल्स. तो आपका इसरो कभी भी कुछ छोटा मोटा काम नहीं करता है. वो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है आपका स्पेस डॉकिंग इसको तो कंडक्ट करेगा ही. इसके अलावा वो 24 अदर सैटेलाइट्स को भी अलग अलग ऑर्बिट में पुट अप करेगा. विच मींस दिस जो पर्टिकुलर हमने मिशन लॉन्च करा है फ्रॉम PSLV C60 इसमें हम सिर्फ डॉकिंग मिशन नहीं इसके अलावा हमने 24 अदर सैटेलाइट जो हमें अलग अलग कामों के लिए चाहिए थी उनको भी इसके अंदर में लॉन्च करा है. इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर में दो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स कौन सी हैं? तो पहली है SDX-01 और SDX-02 चेजर एंड टारगेट. एक चेज करेगा एक टारगेट है टारगेट वहां पे रह जाएगा और ये एक ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे और धीरे धीरे ये एक दूसरे के पास होके एक दूसरे डॉक करेंगे मतलब अटैच हो जाएंगे. ओके इन दोनों का वेट 220 kg है और 475 किलोमीटर की ऑर्बिट में यानी अर्थ से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो 475 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट उसमें इन दोनों चीजों को हमने लॉन्च करा. अगेन द सैटेलाइट्स नेम्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर SDX-01 एंड SDX-02 which stands for Satellite Docking Experiment 01, Satellite Docking Experiment 02. तो इस सिंपली आप इनको याद भी कर सकते हो. रिमेंबर 220 kg की सैटेलाइट्स है और 475 किलोमीटर. इंटरेस्टिंगली आपके इसरो ने इस साल 2024 में 1 जनवरी को भी एक स्पेस मिशन लॉन्च किया था और 31 दिसंबर को भी एक स्पेस मिशन लॉन्च किया है और दोनों ही आपके सक्सेसफुल रहे. सो आई वॉन्ट यू टू टेल मी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 1 जनवरी 2024 को इसरो ने कौन सा स्पेस मिशन लॉन्च किया था और वो एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन था. अगेन देयर वाज अ स्पेसिफिक सैटेलाइट एक्स रिलेटेड
अगेन मैंने हिंट भी आपको दे दिया है, जो आपका 1 जनवरी को सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था और 31 दिसंबर को भी आपने एक और सक्सेसफुल मिशन लॉन्च करा है, स्पेसएक्स मिशन, स्पेसएक्स मिशन नॉट स्पेसएक्स मिशन। और ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट अगर ये हम सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, सो इंडिया वुड बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, यूएसएसआर एंड योर चाइना, 4th कंट्री टू हैव दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कंट्री। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज नहीं है, जैसे आपका स्पेसएक्स है, आपका बोइंग है, ये सब कंपनीज भी, ये पर्टिकुलर यानी प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस मिशन कर पाए हैं। बट अदरवाइज अगर कंट्री वाइज आप देखोगे तो यूएस, यूएसआर, चाइना के बाद इंडिया वुड बिकम द 4th कंट्री टू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट दिस पर्टिकुलर मिशन। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फ्यूचर मिशन जहां ये यूज होगा, तो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में यही बताया था कि अगर हम कल इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजते हैं, तब ये डॉकिंग मिशन जो है ये आपका काम का होगा। सेकेंड, सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून, मून से सैंपल रिटर्न करने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर मैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी मैं इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन अगर बिल्ड करना चाहता हूं, फॉर दैट ऑल्सो आई नीड टू मास्टर दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर मुझे यहां पे रेगुलरली एस्ट्रोनॉट्स वहां भेजने, रेगुलरली उनको रहने के लिए, अगर मुझे उनके लिए खाने पीने का सामान भेजना है, उनके रिक्वायरमेंट का सामान भेजना है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं प्रॉपरली सक्सेसफुली डॉकिंग और अनडॉकिंग मिशन कर सकूं। बिकॉज एक बार एस्ट्रोनॉट को सेंड करके उनके लिए जो मुझे खाने पीने का सामान भेजना है वो मैं अलग अलग स्पेसक्राफ्ट से भेजूंगा और बार बार मुझे डॉकिंग और अनडॉकिंग करनी पड़ेगी, जिस बेसिस पे होगा। इसके अलावा इफ यू रिमेंबर, एक काइंड ऑफ ट्रेजेडी या एक अनसक्सेसफुल मिशन यूएस के साथ भी हुआ था, जब बोइंग ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेजा था और उनको रिटर्न करना था, बट बिकॉज बोइंग का जो स्पेस डॉकिंग वाला मिशन था वो फेल हो गया, इस वजह से 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्ट्रैंडेड हैं, जिसमें से एक इंडियन ओरिजिन की सुनीता विलियम्स है, जो अभी तक आपके स्पेस के अंदर में स्ट्रैंडेड है, बिकॉज वो डॉकिंग और अनडॉकिंग का जो मैकेनिज्म था वो फेल हो गया वहां पे। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट न्यूज। अब हम नेक्स्ट न्यूज पे फोकस करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है पंजाब बंद अ सक्सेस सेज प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। तो यहां पे एक पर्टिकुलर फार्मर है जगजीत सिंह डलेवाल, जो आपके पिछले 1 महीने से ज्यादा हंगर स्ट्राइक के ऊपर पे। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूंगा इस पर्टिकुलर न्यूज में, कि अगर कोई पर्सन इंडिया में इस टाइप से फास्ट अनटू डेथ करता है, मतलब ही इज गोइंग टू कीप फास्टिंग अनटू डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, यानी वो डेलिबरेटली अपनी लाइफ एंड कर रहा है, मे बी फॉर सम पर्पस, बट बेसिकली व्हाट ही इज कमिटिंग, ही इज अटेम्प्टिंग टू डू सुसाइड। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपके आईपीसी में पहले सेक्शन होता था विच बेसिकली क्रिमिनलाइज योर अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो यहां पे क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई पर्सन फास्ट अनटू डेथ करता है, तो क्या मैं उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस फाइल अप कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? So if you want a answer to this particular question कि एक फास्ट unto डेथ, फॉर एग्जांपल in this particular case एक फार्मर है जो 1 महीने से आपके फास्ट पे बैठा हुआ है और वो कोई भी मेडिकल फैसिलिटी लेने से मना कर रहा है, वो फूड को कंज्यूम करने से मना कर रहा है अनलेस उसकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट में मैं एक अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस फाइल कर सकता हूं? सो अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज का आंसर चाहिए, सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स यस प्लीज आंसर वेदर फास्ट अनटू डेथ इज सुसाइड और नॉट। तो इस चीज का अगर आप आंसर चाहते हो तो हम 1 जनवरी को डिस्कस करेंगे, प्रोवाइडेड आई सी ट्रैक्शन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इस चीज का आंसर जानना है या नहीं जानना है। तो हम इसमें लीगल, इसका क्या लीगल इंप्लीकेशंस क्या होते हैं इन सब चीजों के, उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करें। ओके, अब यहां पे आपका पंजाब बंद करके, पंजाब बंद मतलब पूरे पंजाब के अंदर में हमने सब कुछ बंद कर, हमने से मतलब फार्मर्स ने सब कुछ बंद कर दिया था, और यहां के पंजाब के फार्मर्स कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट था दिस हैज बीन सक्सेसफुल। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ये पर्टिकुलरली पंजाब के फार्मर्स आपका ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे? So you should know this कि आपके जो फार्मर्स है, स्पेसिफिकली फार्मर्स फ्रॉम द बेल्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, और इससे पहले कई बार प्रोटेस्ट, वो दिल्ली चलो मूवमेंट इस टाइप से भी उन्होंने कंडक्ट किया था। तो इनका मेन डिमांड क्या है यहाँ पे? तो जो फार्मर्स हैं आपके इंडिया के, स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा के, दीज वर द पायनियर स्टेट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट जो 2 स्टेट्स को हुआ था वो पंजाब एंड हरियाणा है। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल करने के लिए इंडिया ने एक पर्टिकुलर पॉलिसी लॉन्च करी थी, विच वाज द पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर साल जब भी आपका क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होता है तो करीब 22-23 क्रॉप की वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है। एंड व्हाट इज दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस? सो दिस इज द प्राइस कि अगर मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर सेल करना चाहते हो और वहां पे वो मिनिमम प्राइस आपको नहीं
नहीं मिलती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोक्योर करेगी और आपको एक मिनिमम प्राइस देगी। तो इससे होता क्या है, यहां पे फार्मर को गारंटी हो जाती है कि अगर मेरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिका सो आई नो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा गवर्नमेंट बाय कर लेगी और मुझे लॉस नहीं होगा। विच मींस कि जब कोई फार्मर उसको स्टॉक करता है, उसको रोपने का काम करता है, तो उस टाइम में ही नोस कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर क्रॉप उगाया तो मेरा नुकसान नहीं होगा। और यहां पे ये फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की रजीम है, जो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करते हो, इसका अभी तक कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है। विच मींस कि कोई लॉ नहीं है जो ये कहता है कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देनी पड़ेगी। अभी अगर गवर्नमेंट आपका प्रकर नहीं करती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट ने किसी लॉ में नहीं कहा है, बट यूजुअली गवर्नमेंट इसको फुलफिल करती है। तो फार्मर्स की पहली डिमांड तो यही है कि जो पर्टिकुलर एमएसपी की रजीम है, इस पर्टिकुलर रजीम को आप लीगल बैकिंग दो, यानी अंडर लॉ प्रोवाइड होना चाहिए। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि कल अगर आपकी गवर्नमेंट इस चीज को प्रकर नहीं करती है या उनको एमएसपी नहीं मिलता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो फार्मर है वो कोर्ट जा सकता है और वो जो फार्मर है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल करके कंपनसेशन गेन कर सकता है या फिर यहां पे बाउंड करा सकता है गवर्नमेंट को वो पर्टिकुलर चीज को प्रकर करने के लिए। तो पहली डिमांड उनकी है। एंड दूसरी और इंपॉर्टेंट डिमांड है कि आपकी गवर्नमेंट ने ही एक कमीशन बनाया था, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, जिसके हेड थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन आपके इसी साल 2024 में भारत रत्न रिसिपिएंट भी रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन जो आपके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं इंडिया में, उनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर बनाया गया था और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। एंड जो भी उस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, आपके जो फार्मर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे वांट कि जो उनकी रिकमेंडेशंस थी उन सारे रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करा जाए। ओके, और यहां पे गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एग्री नहीं हो रही है, बिकॉज एज पर सर्टेन इकोनॉमिस्ट कि अगर उन रिकमेंडेशंस को फुलफिल किया जाता है तो जो इकोनॉमी के ऊपर या गवर्नमेंट के जो पूरे के पूरे खजाने या ट्रेजरी है उसके ऊपर पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है वो उसको कोप अप नहीं कर पाएगी और शायद एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है उसको भी वो डिस्टर्ब कर दे। तो यहां पे ये सारे क्वेश्चंस आते क्यों हैं एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे, उस पे हम फोकस करेंगे। तो पहले आपको समझना है एमएसपी क्या होता है और इंडिया में एमएसपी कैलकुलेट कैसे होती है और एमएस स्वामीनाथन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस व्हिच इज गारंटीड टू अ फार्मर, ऑल्दो नॉट लीगली, बट गवर्नमेंट गारंटी करती है आपको, एथिकल गारंटी करती है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर क्रॉप्स आपने ग्रो करे और आपको मार्केट में ये पर्टिकुलर प्राइस नहीं मिली तो उसमें आपको गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलरली ये प्राइस प्रोवाइड करेगी या फिर आपका पूरा का पूरा जो क्रॉप है उसको प्रकट करेगी। ओके, तो ये पर्टिकुलरली एमएसपी होती है आपकी प्राइस। अब ये एमएसपी होती है, ये कितने प्रोडक्ट्स के लिए होती है? सो यू शुड नो दिस कि एमएसपी 22 क्रॉप्स के लिए होती है, प्लस आप शुगर केन जो अलग से एक और भी इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप है उसके लिए अलग से एक एफआरपी होती है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। सो टोटल 23 क्रॉप्स या फिर 22 + 1 क्रॉप के लिए आपकी एमएसपी अनाउंस करी जाती है, विच मींस जो भी इनकी एमएसपी होगी, अगर आप मार्केट में जाओगे सेल करने तो जो भी आपसे इनको बाय करता है उसको ये मिनिमम प्राइस देनी पड़ेगी। इससे ऊपर देता है वेल एंड गुड, बट मिनिमम ये प्राइस होगी। एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट भी आपसे प्रकर करती है तो मिनिमम एमएसपी प्राइस होगी या उससे ज्यादा ही प्राइस होगी, जो इससे ज्यादा कई बार हो भी सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप्स। इसके बाद गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली डिसाइड कैसे करती है कि पर्टिकुलर क्रॉप्स की एमएसपी क्या होगी? तो हमने एक कमीशन बनाया हुआ है, कमीशन का नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन का नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ऑल्सो नोन एज CACP। ये जो पर्टिकुलर कमीशन है ये रिकमेंड करता है यहां पे गवर्नमेंट को। रिमेंबर, ये रिकमेंडेशन ही देता है विच आर नॉन बाइंडिंग। ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन देता है फार्मर आपकी गवर्नमेंट को कि जो पर्टिकुलर क्रॉप्स है इनके लिए एमएसपी ये होनी चाहिए। एंड यूजुअली जो एमएसपी होती है वो होती है 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि एक फार्मर्स को जो प्लांट्स हैं, जो पर्टिकुलरली क्रॉप्स हैं, उनको प्रोड्यूस करने में जो भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है उसका एटलीस्ट 1.5 टाइम्स यानी 50% प्रॉफिट वहां देना होगा। तो ये जो आपकी पूरी लड़ाई है या प्रोटेस्ट जो पंजाब में हो रहे हैं वो बेसिकली इसके कैलकुलेशन पे हो रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो यहां पे गवर्नमेंट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज करती है इट इज बेसिकली जो एक्चुअल कॉस्ट है आपकी, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन, प्लस यहां पे फार्म लेबर को भी ऐड किया जाता है कि लेट से
अगर 4 लोग काम कर रहे हैं एक फार्म के ऊपर पे, और लेट्स से कि एक फार्म जो है उसका 100 रुपीज बनता है, तो 400 रुपीज उस पर्टिकुलर फार्म लेबर को काउंट किया जाएगा, और प्लस यहां पे एक्चुअल कॉस्ट। बट जो फार्मर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके अंदर में एक्चुअल कॉस्ट प्लस फार्म लेबर के अलावा आपका जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ऐड होना चाहिए, और ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका 1.5% देना, 1.5 टाइम्स आपको यहां पे एमएसपी डिक्लेयर करना चाहिए। और ये दिस वाज द रिकमेंडेशन व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय एमएस स्वामीनाथन। तो यहां पे इफ यू विल लुक एट दिस पर्टिकुलर पीपीटी, यू कैन राइट दिस डाउन कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी, इट शुड इंक्लूड not just your actual cost of production plus the farm labor, but also your land rent and interest on capital. What is interest on capital? कि it is not necessary कि एक फार्मर है उसके पास में पैसा हो, तो हो सकता है उसने कोई लोन लिया हो, तो वो जो लोन लिया है उसके ऊपर पे वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये सारी जो कॉस्टिंग होती है ये सब उसमें अटैच होनी चाहिए। लेट्स से एक फार्मर है जो ट्रैक्टर ओन नहीं करता है, तो उसने लेट्स से एक पड़ोसी नेबर फार्मर से उसने ट्रैक्टर वहां पे रेंट पे लिया हो, तो वो जो पर्टिकुलर रेंटल वैल्यू है उस पर्टिकुलर ट्रैक्टर को लेने की, वो सब भी आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट इंक्लूड होना चाहिए। तो ये सारी डिमांड है, दिस इज द मेजर डिमांड, और इसी पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल कराने के लिए आपके फार्मर्स हैं जो पिछले कई साल से, एटलीस्ट 4-5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इस तरीके से ऑन एंड ऑफ वो बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और करंटली आपके पंजाब के अंदर में एक प्रॉपर प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरा पंजाब बंद था कल पे, इंटरनेट भी था वो सस्पेंडेड था आपका वहां पे, और आई डोंट नो अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बट अभी भी फार्मर्स वहां प्रोटेस्ट प्रॉपर्ली उसी टाइप से चल रहा है। तो लेट्स सी इसका गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशन निकालती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल गेट शॉर्ट श्रिफ्ट इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब यहां पे ये पर्टिकुलरली एक रिपोर्ट आई है आपके कि आपकी जो अभी करंट 18th लोकसभा चल रही है और जो पिछली 17 लोकसभा थी, उसमें जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है उसको शॉर्ट शिफ्ट मिली, मतलब उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, बोथ इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सबसे पहले आपको प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होते हैं वो समझना चाहिए। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल अगर आपको समझना है तो आपको प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं ये समझना पड़ेगा। तो समझिए प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं। सो बहुत सिंपल सा है, हु आर द प्राइवेट मेंबर्स इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए होते हैं, इन एमपी और एमएलए में से जो मिनिस्टर्स बनते हैं, जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो तो मिनिस्टर मेंबर्स होते हैं, और बाकी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। तो सिंपली अगर मुझे डिफाइन करना हो प्राइवेट मेंबर्स को, तो मैं सिंपली प्राइवेट मेंबर्स को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हु आर नॉट मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, बहुत बार स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, ये याद रखकर भी कि प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो आपके अपोजिशन पार्टी से होते हैं। ऐसा नहीं होता है, चाहे रूलिंग पार्टी के हो चाहे आप अपोजिशन पार्टी के हो, अगर आप मिनिस्टर नहीं हो गवर्नमेंट, विच मींस जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे आपके करीब 72 कुछ मिनिस्टर्स हो सकते हैं लोकसभा के अंदर में, सेम इज द केस लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो। तो अगर आप मिनिस्टर नहीं हो, चाहे आप रूलिंग पार्टी या रूलिंग कोalition के हो, चाहे आप अपोजिशन पार्टी या अपोजिशन कोalition के हो, ऑल ऑफ यू आर प्राइवेट मेंबर्स। और अगर आप कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हो तो उनको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। सो रिमेंबर, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या मिनिस्टर से बिल लेकर आए। अगर कोई प्राइवेट पर्सन, अगर कोई मेंबर ऑफ अपोजिशन भी कोई पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उस पर्टिकुलर बिल को यहां पे इंट्रोड्यूस कर सकता है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। ओके और यहां पे जो पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द सेम इन द केस विद इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आल्सो, वहां पे आपके जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स होते हैं उस पे प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता है। इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा देयर आर वेरी फ्यू बिल्स जिन पे प्रॉपर डिस्कशन हुआ है, पैसिंग जो है वो भी बहुत लिमिटेड हुई है। तो इस पर्टिकुलर चीज को यहां पे रेफर किया गया है। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस कि प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड दिस पर्टिकुलर न्यूज।
Okay, next पे आते हैं. So this is a news which was there in the yesterday's newspaper also. Jimmy Carter, जो आपके longest living American president थे, do you remember? Not longest serving, longest living, सबसे ज्यादा 100 years of age इन्होंने totally अपनी complete करी थी. 100 years, 1924 में इनका birth हुआ था and he died in 2024, यानी 100 years इनके complete हुए थे. So Jimmy Carter, who was the 39th US president. He was the 39th US president. अब US का प्रेसिडेंट हम क्यों डिस्कस करें? बिकॉज आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो क्लैट, एलेट में, स्लैट में, एमएससीईटीज में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज ही वाज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ हिस्ट्री. तो इस वजह से इसके इनके ऊपर पे या इनके टेन्योर के ऊपर पे कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ सकता है. तो जिमी कार्टर जो 39th US प्रेसिडेंट थे. तो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके डोनाल्ड ट्रंप या यूएस के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूएस के पहले कौन से नंबर के यूएस प्रेसिडेंट थे, वापस से वो यूएस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो कौन से नंबर के वो यूएस प्रेसिडेंट डिक्लेयर करे जाएंगे? ओके, सो सिंपली यू हैव टू मेंशन कि आपके डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पे यूएस के अंदर में वो कौन से नंबर के यूएस प्रेसिडेंट हैं, जस्ट लाइक जिमी कार्टर वाज द 39th यूएस प्रेसिडेंट. अब जिमी कार्टर जो थे वो आपके किस पर्टिकुलर ईयर्स में आपके यूएस के प्रेसिडेंट थे? सो ही वाज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 77 to 81. तो वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर कि इनका प्रेसिडेंट का पीरियड क्या था, बट इनके प्रेसिडेंटशिप के अंदर में कौन से इंपॉर्टेंट आपके कुछ एग्रीमेंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स निकल के आए थे. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके टाइम पीरियड में हुआ था, इट वाज द कैंप डेविड अकॉर्ड्स. कैंप डेविड अकॉर्ड से, एंड दीज वर इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने इजराइल और इजिप्ट के बीच में पीस स्टैब्लिश करने में हेल्प करी थी. सो दैट्स व्हाई दीज पर्टिकुलर कैंप डेविड अकॉर्ड बिकेम इंपॉर्टेंट. इजराइल और इजिप्ट जो आपके एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट में थे. इजिप्ट वाज द वन जो आपके इससे पहले जितने भी अरब इजराइल वॉर्स हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन सब में इट वाज द इजिप्ट व्हिच वाज लीडिंग दोस वॉर. और यहां पे Egypt became the first Arab country to have peaceful relation, official peaceful relationship with Israel. तो इस वजह से कैंप डेविड अकॉर्ड के अंदर में who was the US president एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है. सेकंड, एनर्जी क्राइसिस. सो 1977 से 81 का पीरियड भी वही पीरियड है जिस पर्टिकुलर पीरियड में आपका ईरान रेवोल्यूशन भी हुआ था. ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन भी हुआ था एंड विच ऑल्सो लेड टू ऑयल क्राइसिस. ऑयल क्राइसिस. तो यहां पर भी एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में फोकस जो था इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंटशिप में ही स्टार्ट हुआ था. एंड थर्ड इज योर ईरान होस्टेज क्राइसिस. और बिकॉज इसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, इस वजह से इनको अपनी जो प्रेसिडेंटशिप थी, री इलेक्शन बिड थी, उसमें भी इनको लॉस करना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फेल बिड ऑल्सो. इसके बाद ही वॉज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन 2002. इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 2002 में बिकॉज अपार्ट फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट, जैसे इनकी यूएस प्रेसिडेंटशिप खत्म हुई, इन्होंने पब्लिक लाइफ से कोई रिटायरमेंट नहीं लिया. ही फोकस हिज एनर्जी ऑन ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड ग्लोबल पीस एफर्ट्स एंड ही वॉज ऑल्सो हैड अ रिलेशनशिप विद इंडिया ऑल्सो. इंडिया में देयर इज अ प्लेस इन गुड़गांव, वेरी नियर टू गुड़गांव, जिसका नाम है, उस जगह का नाम, उस विलेज का नाम ही इनके नाम पे कार्टरपुरी. कतारपुर बोल दिया जाता है कई बार, बट इट इज कार्टरपुरी. इनके नाम पे एक पर्टिकुलर विलेज है आपका गुड़गांव के अंदर में, कार्टरपुरी. तो एक क्वेश्चन जो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के आ जाता है, which village in India has been named after one of the US president? So the answer would be Kartarpuri, which is in Gurgaon in Haryana. ओके, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए. जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कई बार, आई वुड से नॉट जस्ट इन योर क्लैट एग्जाम बट यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो दिस वाज रिगार्डिंग जिमी कार्टर. नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. वायनाड लैंडस्लाइड्स आर डिजास्टर ऑफ सीवियर नेचर, सी सेंटर. तो यहां पे जो पर्टिकुलर डिक्लेरेशन आया है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन बिकॉज केरला वाज डिमांडिंग कि ये जो पर्टिकुलर वायनाड लैंडस्लाइड था जिसमें इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ ऑफ बोथ लैंड एंड बोथ लाइफ एंड लैंड, इस पर्टिकुलर डिजास्टर को आप नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर कर दीजिए. हाउएवर आपके यहां पे सेंटर ने रिप्लाई करा कि आपका यहां पे कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो किसी नेचुरल कैलामिटी को नेशनल कैलामिटी या स्टेट कैलामिटी डिक्लेयर करने की कुछ पावर देता हो. सो वी कैन नॉट डिक्लेयर इट, बट वी एक्सेप्ट कि जो पर्टिकुलर कैलामिटी थी इट वाज अ कैलामिटी ऑफ सीवियर नेचर और यहां पे हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड से फाइट करने के लिए. तो इस कंटेक्स्ट में लेट्स रिवाइज व्हाट वाज दिस वायनाड लैंडस्लाइड. सो ये 2024 का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था विच एटलीस्ट इंडिया ने फेस करा. And this particular disaster is directly linked to climate change also.
बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका रेनफॉल पैटर्न चेंज हुआ है और वायनाड के अंदर में या वायनाड में इतनी बारिश कभी नहीं हुई थी, बट इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई। एट द सेम टाइम यहां पे ये कि अगर आप जो इको सेंसिटिव रीजन है, जहां पे आपके डिजास्टर प्रोन रीजन है, अगर वहां पे आप अननेसेसरी अगर आप वहां डेवलपमेंट करते हो, अनकंट्रोल्ड वहां पे आप डेवलपमेंट करते हो, तो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। एंड इट्स अ लेसन फॉर इंडिया कि इंडिया जो अभी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है गोइंग अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, शायद वो इंडिया को फेवर ना करके इंडिया को नुकसान करे। बिकॉज आपके जो हिमालयाज हैं वो भी आपके बहुत अनस्टेबल है, अभी भी वो ग्रो कर रहे हैं, अभी भी वो अपने यंग फेज के अंदर में, और वहां पे अभी भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सो वो पर्टिकुलर एरियाज अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लडिंग से बहुत ज्यादा प्रोन है। तो अगर आप वहां पे इंफ्रा क्रिएट करके रोड या ब्रिजेस बना के अगर आप वहां पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हो, तो वहां पर भी इस टाइप के नेचुरल हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो हमें वहां पे भी कॉशन रखना चाहिए कि हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो। तो यहां पर भी वायनाड जो है, जहां पे जो सबसे मेन आपका प्लेस था जो इसमें इंपैक्ट हुआ है, इट इज द मेपाडी इज द प्लेस, और एक चूरामंडलम करके, चूरामंडलम, मेपाडी, दिस वायनाड लैंडस्लाइड इज आल्सो नोन एज मेपाडी लैंडस्लाइड। एंड इसके अलावा इसको चूरामंडलम भी बोलते हैं, बिकॉज जो एक पूरा का पूरा टाउन था चूरामंडलम, जो पूरा का पूरा करीब डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड। तो यहां पे व्हाट वर द कॉजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड, वायनाड के लैंडस्लाइड? सो देयर वाज हेवी रेनफॉल, हाई सॉइल डेप्थ एंड स्टीप स्लोप। तो वहां पे पहाड़ों के ऊपर पे आपने इस टाइप से टाउन को स्टैब्लिश करा हुआ था, वहां पे पूरा कंस्ट्रक्टेड था टाउन, और उस वजह से बिकॉज आपकी सॉइल की डेप्थ, तो रेदर देन रॉकी मटेरियल, सॉइल डेप्थ जो थी वो ज्यादा थी, तो वो जो पर्टिकुलर सॉइल डेप्थ है, वाटर रिटेंशन की वजह से वो पर्टिकुलरली ये पूरी वाटर सॉइल आपकी अनस्टेबल हो गई, और जो इसके ऊपर पे आपके टाउन जो आपने बसाया हुआ था वो पूरा का पूरा बह गया इस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड के अंदर में। सो यू शुड नो दिस व्हाट एग्जैक्टली इज लैंडस्लाइड। तो रिमेंबर दिस कि लैंडस्लाइड के 50 कारण हो सकते हैं उसको ट्रिगर करने के लिए, जैसे यहां रेनफॉल हो गया या फिर अर्थक्वेक भी हो सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो लैंडस्लाइड होती है, इट इज बेसिकली डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ अर्थ और अर्थ मटेरियल ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मेजरली जब भी कहीं लैंडस्लाइड होगी, विदाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लैंडस्लाइड नहीं हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऑप्शंस में आपको ग्रेविटी दिख रहा है, सो ग्रेविटी वुड ऑलवेज बी द फर्स्ट ऑप्शन, दीज वुड बी द सेकेंडरी और टर्शियरी ऑप्शन, प्रोवाइडेड कि वो स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है। तो अगर इमीडिएट ट्रिगर पूछा जाए तो इट वुड बी हैवी रेनफॉल, बट अगर लैंडस्लाइड का कॉज पूछा जाए तो इट वुड ऑलवेज बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इंडिया का जो आपका डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, दे आर वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, और यहां पे 12.6% लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। तो आपके जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, जितने भी वेस्टर्न घाट्स के स्टेट्स हैं, जितने भी आपके ईस्टर्न घाट्स, जहां पे बहुत पोर ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया सारे के सारे लैंडस्लाइड प्रोन है। नॉट फॉरगेटिंग योर नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑल्सो, वो भी आपका लैंडस्लाइड प्रोन है। एंड इंडिया इज ऑन द टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। टॉप पे नहीं है, बट टॉप 5 में आपका फॉल करता है। तो बिकॉज वी नो दिस कि वी आर लैंडस्लाइड प्रोन, तो हमें पता होना चाहिए कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं, कौन से स्पेसिफिक टाउन्स हैं जो आपके ज्यादा प्रोन है टू लैंडस्लाइड्स। और इस चीज के लिए आपकी इसरो जो है उसने लैंडस्लाइड एटलस भी प्रोड्यूस करी है। सो एटलस में डिफरेंट मैप्स होते हैं, तो हमने आपके इंडिया की पूरी मैपिंग करी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंडस्लाइड प्रोननेस, और ये पर्टिकुलर जो लैंडस्लाइड एटलस है वो इसरो ने ड्राफ्ट करी है। इसके अलावा अगर इंडिया में कोई भी लैंडस्लाइड होता है तो कौन सी नोडल एजेंसी है, विच इज द सेंट्रल एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड इन्वेस्टिगेशन। लैंडस्लाइड की अगर कोई रिपोर्टिंग करनी हो तो उन सब चीज के लिए, कोई भी वहां पे किसी को बात बतानी हो तो वो सब कौन करता है, तो इट इज बेसिकली योर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो बेसिकली नोडल एजेंसी है फॉर लैंडस्लाइड स्टडीज इन इंडिया। तो कुछ भी लैंडस्लाइड रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है या बाद में आपको उसमें कुछ फाइंड आउट करना होता है, तो वो सारा का सारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। सो दिस इज रिगार्डिंग योर वायनाड लैंडस्लाइड। नेक्स्ट पे आते हैं, नासा प्रोब फ्लाइज क्लोजर टू द सन देन एनी स्पेसक्राफ्ट। तो यहां पे ये पर्टिकुलर आपके हिंदू के साइंस सेक्शन में, सो रिमेंबर साइंस इन टेक भी जो है आपका, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहां पे आपके साइंस का एक पेज आया आपके इस बार के हिंदू न्यूज़पेपर में आज, और उसमें नासा के पार्कस प्रोब, सोलर प्रोब के बारे में बात करी गई है। ये जो पर्टिकुलर प्रोब है हमने 2018 में लॉन्च करी थी, और अभी December 24, सो ऑन द क्रिसमस ईव और अ डे बिफोर क्रिसमस, उस दिन इसने एक बहुत
इनोवेटिव चीज करी, विच इज इट अप्रोच द सन क्लोजेस्ट एज एवर अ ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट हैज एवर बीन। तो यहां पे आपका ये जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, ये सबसे नियरेस्ट अर्थ तक, सबसे नियरेस्ट सन के आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट, कोई भी इस टाइप का प्रोब इतना पास से नहीं गया है, और यहां पे इट हैज अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये नासा पार्कर स्पेस प्रोब जो है, ये नासा ने लॉन्च करा था आपका 2018 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सन के आउटर एटमॉस्फेयर, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, उसको यहां पे स्टडी करना। तो आपका जो आउटर एटमॉस्फेयर है, एंड इंटरेस्टिंगली सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है कोरोना, इट इज हॉटर देन द सन इटसेल्फ। तो सन से भी ज्यादा गर्म होता है आपका कोरोना। सो इनर सन से ज्यादा आउटर सन जो है वो ज्यादा गर्म होता है। इसका अभी तक क्या स्पेसिफिक रीजन है, द साइंटिस्ट आर आल्सो नॉट श्योर, बट बेसिकली ये उसके आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने गया है। और बेसिकली जो सोलर विंड्स निकलते हैं, सोलर विंड्स आर बेसिकली सोलर पार्टिकल्स होते हैं जो आपके डिफरेंट एरिया में, पूरे सोलर सिस्टम में जाके स्प्रेड होते हैं, उनको स्टडी करने गया है, सो दैट वी नो कि अगर ये सोलर विंड्स आपके अर्थ की तरफ आ रही हैं तो कैसे हम अपने प्रोब्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनका साइकिल क्या होता है, कैसे ये पर्टिकुलरली सोलर विंड्स आपकी फंक्शन करती हैं। तो इन सबको स्टडी करने के लिए हमने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया था। 7 इयर्स का ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, 25-26 तक ये प्रॉपर्ली उस चीज को स्टडी करता रहेगा। सो उस कंटेक्स्ट में ये न्यूज आई है, बट इन दिस कंटेक्स्ट यू शुड नो इंडिया स्पेस मिशन ऑल्सो। सो जस्ट लाइक पार्कर सोलर प्रोब, इंडिया का एक आदित्य L1 मिशन भी है, जो हमने अभी रिसेंटली ही लॉन्च करा था। और अभी इस ईयर 2024 के अंदर में आपका ये जो पर्टिकुलर आदित्य L1 है, ये अपने ऑर्बिट में रीच कर चुका है, विच मींस जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से हमने इसे लॉन्च किया था, अब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुका है। L1 पॉइंट एक आपका लैग्रेंज पॉइंट होता है जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पे है। और ये L1 पॉइंट इसलिए स्पेशल है बिकॉज जब आप इस पॉइंट से सन को स्टडी करते हो तो कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आता, विच मींस देयर इज अनइंटरप्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन, यानी बिना ऑब्स्टेकल वॉच के आप पर्टिकुलरली सन को यहां पे स्टडी कर सकते हो। तो इसरो ने भी जस्ट लाइक आपका सोलर प्रोब जो नासा ने लॉन्च करा है, सोलर प्रोब लॉन्च करा है पार्कर सोलर प्रोब, इंडिया ने भी आदित्य L1 आपका 23 में लॉन्च किया था। और दिस ईयर 2024 में ये आदित्य L1 अपने पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां से हमें भी अब स्पेसिफिकली सन के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली आपकी न्यूज होती है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो ये भी आपको रेगुलरली गो थ्रू करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब हम इंडियन एक्सप्रेस से भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। तो यहां पे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है, द रिपोर्ट स्टेट्स कि बैंक के जो ग्रॉस नेशनल आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो मार्च 2026 तक वापस से 3% तक राइज हो सकते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है एटलीस्ट इकोनॉमिक्स से पर्सपेक्टिव में कि एक्चुअल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं, ये GNPA जो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक के होते हैं होते क्या है। तो यू शुड नो दिस कि अगर आप बैंक जाते हो, बैंक का पैसे कमाने का जो तरीका होता है विच इज बेसिकली प्रोवाइडिंग लोन्स टू दोस्त जिनको लोन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे हो सकता है एक बैंक है जिसने किसी एक बिल्डर को या किसी एक बिजनेसमैन को लोन दिया, अब उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने या तो डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली उसने वो बिजनेस में पैसा लगाया और वो बिजनेस में पैसा है वो डूब गया। तो यहां पे बिकॉज वो बिजनेस में पैसा डूब चुका है तो बैंक का जो लोन है वो शायद लोन भी अब नहीं चुका पाएगा, तो बैंक का लोन भी डूब चुका है। तो जब ऐसा कोई बैंक का लोन होता है जिसको जो पर्टिकुलर क्रेडिटर है, जो आपका डेटर है, वो अगर नहीं चुका पाता उसको बैंक को, तो उस पर्टिकुलर लोन को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब ये जो एसेट है बैंक का, ये जो पर्टिकुलर लोन है, अब ये परफॉर्म नहीं करता है, इसका हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, तो अब हमें इसे राइट ऑफ करने का मतलब बैंक की बुक से हटाना पड़ेगा कि हमारा लॉस हो चुका है। So what exactly is NPA? So NPA refer to loans or advances. कोई लोन दिया, एडवांस में मैंने कुछ पैसा दिया है, given by banks where the borrower has failed to make payments, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी अगर एक स्पेसिफिक पीरियड तक आपका पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है बैंक के पास में, तो बैंक उसको NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है। तो एक लोन जो होता है वो NPA कब डिक्लेयर होता है? तो ये तब डिक्लेयर होता है जब 90 डेज या उससे ज्यादा तक जो बोरोवर है वो पैसा ना दे। यूजुअली जो आपकी पेमेंट साइकिल होती है हर मंथ आप करते हो, बट अगर लेट्स से आपने डिले कर दिया और वो डिले 90 डेज से ऊपर होता है,
तो अब उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। एग्रीकल्चर साइकिल थोड़ी लंबी होती है, उसमें हर क्रॉपिंग साइकिल के बेसिस पे, क्रॉप साइकिल के बेसिस पे, कि बेसिकली खरीफ है तो 3 महीने के अंदर में जाके सोइंग और हार्वेस्टिंग होगी और उसके 2 महीने के अंदर में उसकी मार्केटिंग होगी, तो 4-5 महीने का टाइम ही मिल जाता है। बट अदरवाइज 90 डेज में अगर आपका जो पेमेंट साइकिल अगर आपने 90 डेज का उसका ब्रीच कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपका जो लोन है उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब एनपीए का कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब बेसिकली आप एनपीए में क्या क्या डिक्लेयर करते हो। तो अगर कोई पर्टिकुलर एनपीए, लेट्स से 90 डेज कंप्लीट हो गए, आपने एनपीए डिक्लेयर करा, अगर वो एनपीए आपका ड्यू होता है, एनपीए इज ड्यू फॉर लेस देन 12 मंथ्स, यानी 90 डेज से लेकर 12 मंथ्स तक होता है, तब हम उसे एक सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। उसका स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा नीचे आ चुका है, सब स्टैंडर्ड एसेट बन चुका है। इसके बाद अगर वो पर्टिकुलर एनपीए 90 डेज क्रॉस करके 12 मंथ्स के पीरियड को भी क्रॉस कर देता है तो वो आपका डाउटफुल एसेट बन जाता है। सो फ्रॉम अ सब स्टैंडर्ड एसेट वो एक डाउटफुल एसेट बन जाएगा। और अगर ये पर्टिकुलरली अब 12 महीने से ऊपर हो गया तो अब ईयर्स का मतलब नहीं है, अगर अब ये पर्टिकुलर जो लोन है आपके आरबीआई ने गो थ्रू करा, अपने बैंक ने गो थ्रू करा और उसको ये लगता है कि अब ये नॉन रिकवरेबल है बाय ऑडिटर्स और आरबीआई, तो उसको लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यानी कि लेट्स से किसी बिल्डर ने पैसा लिया, उसका जो पूरा प्रोजेक्ट था वो बर्बाद हो गया, उसमें से कुछ भी पैसा रिटर्न नहीं हो सकता है, तो उसको लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहां पे वो पर्टिकुलर जो एसेट है, वो पर्टिकुलर जो लोन है, वो बैंक्स के बुक से गायब कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर लोन को या उस पर्सन से पैसा रिकवर नहीं किया जाएगा, सारी बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग, जो भी उसको लैंड को एक्वायर करने की, ऑक्शन करने का प्रोसीजर होगा, बट इन द बैंक्स बुक उसको हम लॉस एसेट डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंस क्या होती है जीएनपीए को मॉनिटर करने की। तो एनपीएस को मॉनिटर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें बैंक के हेल्थ के बारे में बताता है। बिकॉज अगर एनपीए का रेशियो हाई है, इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर में कोई बड़ा रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एनपीए बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जो बैंकिंग सेक्टर है वो कुछ भी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, एंड विद टाइम जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपका क्रम्बल डाउन हो सकता है। और बिकॉज बैंकिंग सेक्टर आपकी इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है। बिकॉज यहां पे ये दिख रहा है कि जीएनपी अगर बढ़ रहे हैं तो यहां पे बैंक्स को कम प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर में कम क्रेडिट भी अवेलेबल होगा। बिकॉज जितने भी एनपीएस हो रहे हैं उस वजह से बैंक के पास में कम पैसा है, बैंक के पास प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इस वजह से जो बाकी लोग भी क्रेडिट लेने आ रहे हैं उनको भी बैंक्स आपके लोन देने में सक्सेसफुल नहीं है, सक्षम नहीं है। इस वजह से यहां पे ये इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है। सो ये इंपैक्ट होते हैं या ये इंपॉर्टेंस होती है, व्हाई वी हैव टू मॉनिटर द जीएनपी। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इंडियाज एंड द H1B वीजा। तो यहां पे जो पर्टिकुलर न्यूज आई है, इट इज बिकॉज कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट आने वाली है आपकी यूएस के अंदर में, और जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, दे हैव बीन आर्ग्यूइंग, सम हैव बीन टारगेटिंग द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी देयर। एंड बेसिकली जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो वहां पे बहुत ही रिच कम्युनिटी है और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन है टू द स्टैम सेक्टर ऑफ यूएस। स्टैम सेक्टर इज बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, उस पर्टिकुलर सेक्टर में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वहां की जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी टेक कंपनीज हैं, वहां के जो सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है उनमें कहीं ना कहीं इंडियंस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पे डायरेक्ट कंफ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन मैरिट एंड बिटवीन बीइंग अ डोमेस्टिक पर्सन। बिकॉज जब कोई इंडियन वहां जाके जॉब करता है, सो इट इज प्रोबेबली सम अमेरिकन हु इज गोइंग टू लूज दैट पर्टिकुलर जॉब, या वो पर्टिकुलर जॉब उसे मिल सकती थी, अब उसे नहीं मिलेगी। और वहां पे ये पर्टिकुलर एक वीजा प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है H1B वीजा। और H1B वीजा के अंदर में क्या होता है कि कोई भी यूएस कंपनी जिसको कोई टेक्निकल पर्सन चाहिए, अगर यूएस के अंदर में वो टेक्निकल पर्सन नहीं है, उनके पास में वो उसको हायरिंग करने के लिए इतना कोई अच्छा टेक्निकल पर्सन नहीं है, तो वो फॉरेन कंट्री से हायर कर सकते हैं। एंड बिकॉज चाइनीज एंड इंडियंस बोथ आर वेरी गुड इन द टेक्निकल स्फीयर, इस वजह से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है इस H1B वीजा का वो चाइनीज और इंडियन को होता है। एंड रिसेंटली बिकॉज चाइना और यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको किसको मिल रहा है, इंडियन आपके प्रोफेशनल्स को मिल रहा है, जो सबसे बड़े ग्रुप बन चुके हैं H1B वीजा के बेनिफिशियरीज के तौर पे। एंड इस वजह से उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो एग्जैक्टली H1B वीजा क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू H1B वीजा इज फॉर स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स। तो अगर किसी कंपनी को स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग या हेल्थ केयर में आपके किसी पर्टिकुलर कंपनी को कोई
स्किल्ड फॉरेन वर्कर चाहिए तो H1B वीजा के अंदर में आप उस पर्टिकुलर पर्सन को, यूएस की कंपनी उस पर्सन को वहां पे बुला सकती है। रिमेंबर, ये जो H1B वीजा प्रोग्राम है ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, यूजुअली फॉर 3 years, एक्सटेंडेबल अप टू 6 years, बट इट हैज बीन ऑब्जर्व टाइम एंड अगेन कि बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इंडिस्पेंसेबल हो जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर वीजा होता है इसको एक्सटेंशन मिलता ही रहता है। और विद पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो जो पर्टिकुलर आपके प्रोफेशनल्स होते हैं दे एक्वायर वहां की सिटीजनशिप ऑल्सो। तो H1B वीजा है वो उनके ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो की फीचर्स क्या होते हैं H1B वीजा के? रिमेंबर, ये जो पर्टिकुलर वीजा होता है इट इज ओनली जॉब स्पेसिफिक, यानी कि अगर आपको जॉब का पर्पस है उसी पर्टिकुलर केस में ये वीजा अलॉट होता है। रिमेंबर दिस, ये वीजा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास में जॉब ऑफर है फ्रॉम अ यूएस बेस्ड एम्प्लॉयर हु स्पॉन्सर्स योर वीजा, यानी कि बेसिकली उस वीजा को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, पैसा वो पर्टिकुलर कंपनी देती है, तभी आपको ये पर्टिकुलर वीजा मिलता है, विच इज बेसिकली फॉर 3 years बट एक्सटेंडेबल अप टू 6 years। अब यहां पे क्या होता है, तो कोई अगर प्रोफेशनल जाता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो अकेला जाए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि उसकी कोई फैमिली हो, उसके बच्चे हो, तो वो जो फैमिली होती है वो पूरी की पूरी फैमिली भी वहां पे शिफ्ट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ H1B वीजा। तो H1B वीजा के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको H4 वीजा एलोकेट होता है। सो रिमेंबर दिस, H1B वीजा इज फॉर जॉब एंड H4B वीजा इज फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ द प्रोफेशनल्स हु आर गेटिंग H1B वीजा, यानी जो फैमिली मेंबर्स है उनको H4 वीजा मिलता है और जो पर्सन है उसको H1B वीजा मिलता है। तो ये टाइप्स ऑफ यूएस कार्ड्स कौन कौन से हैं जो इंडियंस के लिए रेलिवेंट है? तो H1B वीजा, H4 वीजा हम कवर कर चुके हैं। थर्ड इज योर ग्रीन कार्ड। व्हाट इज दिस ग्रीन कार्ड? सो ग्रीन कार्ड इज बेसिकली योर परमानेंट रेसिडेंसी, यानी आपको एक तरह से वहां की सिटीजनशिप मिलना स्टार्ट हो चुका है। आपका फर्स्ट स्टेप आप क्लियर कर चुके हो, आप सिटीजन नहीं बने हो, बट आपको परमानेंट रेसिडेंसी, यानी कि अब आपको 3 years या 6 years के बाद वापस से रिटर्न बैक नहीं करना है, आप वहां पे रह सकते हो। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप वहां की सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आप ग्रीन कार्ड को आप उसकी यूएस सिटीजनशिप में भी कन्वर्ट करा पाओगे। इसके अलावा वी हैव दिस B1 B2 वीजा ऑल्सो विच इज बेसिकली विजिटर वीजा फॉर बिजनेस और टूरिज्म पर्पसेस, टिपिकली शॉर्ट टर्म। तो अगर वहां पे आप वेकेशन के लिए जाते हो या बिजनेस पर्पस के लिए जाते हो तब आपको H1B वीजा, H4 वीजा या ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है। उस केस में आपको B1 या B2 वीजा मिलता है विच इज बेसिकली बिजनेस वीजा ओनली या शॉर्ट विजिट वीजा ओनली। अब इस पर्टिकुलर चीज का इंपैक्ट क्या होता है इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे? सो दिस H1B वीजा प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस ऑल्सो। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएस? बिकॉज यूएस को बहुत सारे टेक प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है और इंडियंस आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिग्रेंट ग्रुप व्हेन इट्स कम टू टेक सेक्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे वो उनके एम्प्लॉय बेस बनाता है। तो यहां पे अगर यूएस को टेक्निकली हैंडी पर्सन चाहिए तो इंडिया इज अ कंट्री जो पर्टिकुलरली करता है। एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इस वजह से प्रोफेशनल फील्ड के अंदर में इंडियंस को भी बहुत फायदा होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर इंडियंस वहां जॉब करेंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वहीं पर अपना सारा पैसा रखें, एंड दे आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस इनटू इंडिया ऑल्सो। तो बहुत सारा पैसा जो इंडियंस वहां वर्क करते हैं वो बेसिकली इंडिया में अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को सेंड करते हैं यहाँ पे, और यहां से इसकी इंडियन इकोनॉमी जो होती है उसको ये कॉन्ट्रीब्यूट करा जाता है। सो बेसिकली यहां पे यूएस को भी फायदा हो रहा है, इंडियंस को भी फायदा हो रहा है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज इन यूएस, अब वहां पे H1B वीजा के अगेंस्ट में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग योर H1B वीजा। ओके, सो एक न्यूज और देख लेते हैं एक्सप्रेस में। सो द न्यूज इज बेसिकली कि आपके यहाँ पे ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स करके एक पर्टिकुलर एनजीओ है जो बेसिकली जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, और इसने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, और इस रिपोर्ट के अंदर में यू कैन फाइंड आउट कि इंडिया के रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर्स कौन से हैं और पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन से हैं। सो आई डोंट वांट कि आप सारी लिस्ट करो, बट एटलीस्ट दिस लिस्ट और या इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू टू नो कि भाई कौन सबसे रिचेस्ट है और कौन सबसे पुअरेस्ट है। तो जो रिचेस्ट आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट इज नन अदर देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू। सो चंद्रबाबू नायडू इज द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड अगर पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए, सो द पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर इज ममता बनर्जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हैं यहाँ 15 लाख ही इनके पास में, इनका जो पूरा इनके पास जो टोटल वेल्थ इट इज ऑफ 15 lakhs। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव चंद्रबाबू नायडू जो अराउंड 1000 करोड़
931 करोड़ की इनके पास में वेल्थ होगी यहाँ पे। एंड दिस इज द डिक्लेयर वेल्थ, ये तो डिक्लेयर वेल्थ है, इसके अलावा भी अगर कोई वेल्थ है जो हमें नहीं पता, जो रिकॉर्ड्स में नहीं है, वो सब भी इनके इसमें ही आती है। सो अगेन आई थॉट कि ऑल्दो 31 दिसंबर है, हम तो रिच नहीं हो रहे, लेट प्लीज नो कि आपके रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर, पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे। तो रिमेंबर दिस, चंद्रबाबू नायडू इज द रिचेस्ट सीएम ऑफ इंडिया एंड ममता बनर्जी इज द पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ, या द लीस्ट वेल्थिएस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Okay, so okay students, so with this we are done with the news analysis for today and for the news analysis of this year also. And again I'll repeat, in case you have any doubt, any feedback, you can always mention it in the comment box. So with this message I would like to end today's session. Thank you and have a very nice day.